तो अब आज हमारी कार्डियोलॉजी स्टार्ट होने वाली है। आप सभी का वेलकम है। यदि आप देख रहे हैं तो वैसे ज़्यादा नहीं दिखते। सिंपल ज़्यादा कार्डियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक में कुछ शुरुआत में बता देता हूँ। एक हमारा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है, वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। चाहे आपको एसिड नोड पोटेंशियल के बारे में पूछ सकता है या नॉर्मल कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जो है नॉर्मल मसल का, उसके बारे में पूछ सकता है। नॉर्मल वाले जो मसल्स है जिसमें ग्राफ बनता है, प्लाटो फेज वगैरह बन जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एक तरीके से कॉमन मसल्स में लागू होता है, लेकिन वो खाली एसिड नोड वगैरह में लागू होता है। एक्स्ट्राटेटरी नोड्स वगैरह जो होते हैं उसमें लागू होता है। उसके अलावा बात करके चलूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उसमें पूरे में वो है कार्डियक साइकिल। आपको कुछ भी नहीं समझना है तो वो कार्डियक साइकिल समझना जरूरी है। क्वेश्चन सिंपल सी बात है, किसी पे भी आ जाएंगे, मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि आपसे यदि पूछा जाए कि एक टॉपिक बताना है फिजियोलॉजी में कि मुझे इसमें से अच्छे तरीके से करना है, बाकी कि मैं आगे चल के कर लूँगा, तो वो कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल आप यहाँ पे जितना अच्छे से कर सकते हो उतना आगे कर, जैसे आगे भी नहीं कर सके। कार्डियक साइकिल आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका एक सेपरेट लेक्चर होगा, वैसे होने सबके सेपरेट लेक्चर होंगे। पहले मैं सोच रहा था कि ये शुरू वाले चैप्टर है ईसीजी तक, वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर थे तो उनके मतलब एक संगी एक लेक्चर में खत्म कर दूँ, लेकिन फिर मैं लगा कि आपको फिर डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आएगी कि आप कोई सर्च कर रहे हैं टॉपिक तो उसमें उसके हिसाब से मिल रहा है। कार्डियक प्रॉपर्टीज में भी एक ही दो नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर एक्शन पोटेंशियल पे सेपरेट रहता है, फिर कंडक्शन पे भी सेपरेट रहता है, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक के हिसाब से आप धीरे धीरे अलग अलग समझिए, क्योंकि मेरे लिए तो ये चीज़ें आसान है थोड़ा सा, लेकिन आपके लिए उतनी आसान होंगी नहीं। इसलिए मैं चीज़ों को मैं अलग अलग करके कवर करूँगा। स्पीड मेरी थोड़ी सी अब ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में जो मैंने पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया है, मतलब उसके बाद ही पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका मैं टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा 1 डेढ़ महीने बाद पढ़ाऊँगा उसको मैं। इसलिए अब फिजियोलॉजी में काफ़ी तेज़ी से चलेगी हमारी, सिंपल सी बात है। तो कम से कम 15-20 दिन या कम से कम 1 महीना मान लीजिए फिजियोलॉजी तेज़ी से चलने वाली है, 1 महीना तो कम से कम। तो इसलिए उसके लिए आप तैयार रहें और फटाफट फटाफट हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम सिंपल सी बात है, हम कार्डियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी में सबसे पहले हम बात करें, पहला चैप्टर रहेगा वो आएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। सिंपल सी बात है, पहला पहला चैप्टर रहता है। उससे पहले यदि गार्डन में दे रखा हो कोई चैप्टर तो भाई वो मैंने कराया नहीं, कि उसमें भी कुछ शायद खास रहता नहीं है। मेन जो स्टार्टिंग हो रहती है, कोई भी आपको यदि कॉलेज में पढ़ाएंगे तो ये से स्टार्ट करेंगे आपको। तो वो रहता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, तो सिंपल ज़्यादा कार्डियक मसल के बारे में देखा होगा तो हार्ट अपने आप धड़कता है, कोई ब्रेन को सिग्नल भेजता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उसमें क्या होती है, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी होती है। हाँ, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी रहती है, उसके कारण वो खुद एक अपनी रेट जनरेट करता है, हार्ट रेट। इस सेल्फ एक्साइटेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी रहती है, ऑटोमेसिटी वाली प्रॉपर्टी रहती है ऑटोमेसिटी की, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोटोपिक। मैं कह रहा हूँ बार बार, आप लिख के देख लीजिए चार। यहाँ पर मैं बता देता हूँ ना, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। क्रोमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, बेथमोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक। बार बार नाम बोला, क्रोमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, बेथमोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक। इनको आप कहीं लिख के रख लीजिए, बाकी की आप चीज़ें आप समझ जाएंगे। इनको आप लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि इन पे मतलब इनका जो टेक्निकल जो इनका एक्सप्लेनेशन वाला चीज़ है वो तो आप समझ जाएंगे कि क्या एक्सप्लेनेटली ये शब्द आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले बात कर रहा हूँ, चलो मैं इसी जो मैं कर मैं बोले उसी में एक्सप्लेन कर रहा था। सबसे पहले बात करें, मैं तो क्रोमोट्रोपिक की बात करी तो मैं बताया मैंने, ऑटोमेसिटी होती है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होता। हार्ट हमारा कि वो दूसरा जो ब्रेन है या स्पाइनल नर्व है वो सप्लाई करेंगे, और उसके द्वारा हमारा हार्ट है वो व्यू करेगा, इस तरीके से हार्ट रेट बढ़ाएगा हमारे। वो इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, वो खुद अपनी इम्पल्स जनरेट कर सकता है। ये हकीकत में ऐसे नोड की प्रॉपर्टी रहती है हमारी एक तरीके से। ये ऐसे नोड या नोडल टिश्यू होते हैं, ए बी नोड भी जनरेट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए तो ये चीज़ हमारे क्या है, तेरी ऐसे नोड की प्रॉपर्टी है ऑटोमेसिसिटी के बारे में होगा, इसमें क्या क्रोमोटोपिक। फिर आता है ड्रोमोट्रोपिक। ड्रोमोट्रोपिक क्या होती है कि सिंपल सी बात है, जो अब हमें इम्पल्स जनरेट कर दिले उसका कंडक्शन भी तो होगा। तो जो कंडक्शन वाली जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम इम्पल्स को हार्ट इम्पल्स जनरेट करता है, लेकिन उसको ट्रांसफर भी कर सकता है हार्ट की मसल, क्योंकि इसमें नर्व नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, हार्ट के अंदर कोई नर्व नहीं होती, मसल्स ही है जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो जो बिना नर्व के खाली कार्डियक मसल्स हैं वो नर्व को इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने का काम करती है। ये चीज़ आप समझ ले कि इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने का काम है वो इस तरीके से इसका तो है नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई नर्व का काम है नहीं, कोई हार्ट मसल्स का काम तो होता नहीं है इम्पल्स को ट्रांसमिशन करना। तो हार्ट मसल में ऐसा क्यों होता है, तो हार्ट मसल के इसके लिए कारण दिया जाता है, वो क्या जाता है, इंटरकैरेटेड डिस्क। अब ये जो के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके जानने का मतलब है नहीं है कुछ।
आपके कुछ ज़्यादा कुछ खास काम आएगा नहीं। इंटरनेट कनेक्टेड का डिस्क थोड़ा हिस्टोलॉजी में पढ़ लीजिएगा। बाकी इंटरकनेक्टेड डिस्क रहती है, वो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करने का काम करती है इस तरीके से, हमारे इतने कंडक्शन में आए। फिर आया तीसरा पॉइंट हमारे ब्रेथोमोट्रोपिक, यानी कि एक्साइटेबिलिटी होती है जब सिंपल सी बात है हम इम्पल्स देते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, इम्पल्स जनरेट कर दिया तो ऑटोमेसिटी होगी। एक सिंपल सी बात है, इम्पल्स मिलने के बाद भी एक्साइटेड होती है मसल, जैसे हर जगह तो होती नहीं हमारी नोड, ऐसे नोड तो एक स्पेसिफिक जगह ही होगा ना, बची कुछ मसल सिंपल सी बात है उनमें प्रॉपर्टी रहती है ना कि वो उसे इम्पल्स मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि एक जनरल प्रॉपर्टी है। ऐसे तो है नहीं कि सिंपल कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी है, एक जनरल प्रॉपर्टी रहती है, स्केलेटल मसल में भी मिलती है और में भी मिलती है, सिंपल सी बात है। इसका बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक अलग चीज़ आ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अब वो एक्शन पोटेंशियल रहता है वो थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक कार्डियक वाली प्रॉपर्टी में डाल दिया जाता है। और उसके अलावा क्या रहता है हमारा आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक क्या रहता है, इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये हमारे डायरेक्ट रिलेशन रहता है इसका। सिंपल सी बात है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ से, प्री लोड आफ्टर लोड, जो कि मैं इसके बाद में बताऊंगा। तो इसलिए चारों को आप याद रखें, लिख लीजिए, कहीं मैं कह रहा हूँ बार 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 भूल जाएंगे। क्रोमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक और बेथमोट्रोपिक। या मैंने बेथमोट्रोपिक बताया, क्रोमोट्रोपिक यानी कि ऑटोमेटिसिटी, ड्रोमोट्रोपिक यानी कि कंडक्शन उसका इंटरकलेटेड डिस्क के द्वारा, और उसके अलावा आइनोट्रोपिक का मतलब हो गया हमारे कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और बेथमोट्रोपिक का मतलब हो गया एक्साइटेबिलिटी। इम्पल्स के बाद होती है एक्साइटेबिलिटी, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, तो फिर उसमें पहुँच जाएगा हमारा। तो ये तरीके से हमारे हुए, इस तरीके से कार्डियक मसल के चार जो मेन इतने पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए। फिर आता है हमारा ऑल एंड नन फिनोमिना। ऑल एंड नन फिनोमिना में कहा जाता है कि ऑल एंड नन फिनोमिना जो लागू होता है वो इस तरीके से पूरी की सारी कार्डियक मसल के लिए एक संग लागू होता है। क्यों लागू होता है, क्योंकि इसमें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरकलेटेड डिस्क से जुड़ी रहती है। बाकी की सिंपल सी आते हैं सिंसिटियम रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिंसिटियम होता है वो एक संग काम करता है, जिसमें उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एट्रियल सिंसिटियम, वेंट्रिकुलर सिंसिटियम। इसमें एट्रिया यदि धड़केगा तो ऐसा नहीं होगा कि सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात है लेफ्ट एट्रिया के लिए का एक्शन पोटेंशियल है वो अलग होगा, और सिंपल सी वो मतलब तरीके से लेफ्ट एट्रिया के लिए जो तरीके से एक्शन पोटेंशियल होगा जो उसमें वो काम करेगा, इस तरीके से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा वो अलग होगा, या उसके लिए अलग होगा। सिंपल सी बात है, दोनों के लिए वो सेम रहेगा, ये चीज़ है। तो वो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि कार्डियक मसल में जैसे अलग अलग फाइबर है, तब अलग अलग फाइबर के अनुसार उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो उनके मतलब कुछ का थ्रेशोल्ड अलग है, कुछ का थ्रेशोल्ड अलग है। वो सिंपल सी बात है, जो नर्व इम्पल्स मिल रही है तो कार्डियक मसल या तो धड़केगी उसके साथ थ्रेशोल्ड के हिसाब से, जैसे राउंड पड़ा नॉर्मल रिएक्शन पोटेंशियल में थ्रेशोल्ड लेवल पहुंच जाता है, तो उसके हिसाब से फिर डीपोलराइजेशन होता है, फिर रिपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन कार्डियक मसल का तभी होगा जब एक स्पेसिफिक पोटेंशियल मिलेगा और वो कि सबकी मसल फाइबर के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं होगा कि इससे बता दें एक के लिए लागू हो रहा हो और सिंपल जो नर के पास है वहाँ के लिए लागू हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ऑल एंड नन फिनोमिना होता है वो सबके लिए लागू होता है। दूसरी चीज़ आती है, इसमें आती है लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, जो कि मैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में जब पढ़ाऊंगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लाटो फेज होता है वो लंबा रहता है, क्योंकि सिंपल डिपोलराइजेशन होता है उसका रिपोलराइजेशन होता है नर्व्स में। लेकिन इसमें क्या होता है, डिपोलराइजेशन के टाइम पे कैल्शियम जगह इन्फ्लक्स होने लग जाता है, जिसके कारण जितना भी पोटेंशियल गिरना चाहिए तो जिस स्पीड से उतना स्पीड से गिरता नहीं है, तो एक प्लाटो फेज क्रिएट हो जाता है। तो इस प्लाटो फेज के कारण क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है अब मसल पूरी तरीके से रिलैक्स तो हुई नहीं है, क्योंकि डिपोलराइजेशन में तो गया ही नहीं। अब सिंपल सी बात जाता मसल डिपोलराइजेशन में नहीं गया था तक वो एक्शन पोटेंशियल देना उसको बेकार है। कोई एक्शन पोटेंशियल आप देंगे या फिर सिंपल सी बात है कोई भी थ्रेशोल्ड के लिए देंगे या बाहर से कोई भी पोटेंशियल डालेंगे, उसका कोई इम्पैक्ट तो आएगा नहीं। तो इसलिए वो रिफ्रैक्टिव पीरियड रहता है जो कि उसका थोड़ा सा लंबा हो जाता है, किसके कारण हमारे सिंपल सी बात है वो हमारे प्लाटो या कैल्शियम चैनल इन्फ्लक्स के कारण हो जाता है। ये चीज़ ये कैल्शियम चैनल इन्फ्लक्स के कारण होता है, हमारा प्लाटो फेज क्रिएट होता है, इसका लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड में ये होता है कि हमारा सिंपल सी बात है जो हमारा क्या होता है कि कोई भी जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है मसल और डीपोलराइजेशन में नहीं आई है अभी, ये चीज़ समझिए। उसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत ये बताया जाता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल का थोड़ा सा अलग रहता है। ऐसे एट्रिया का थोड़ा सा छोटा रहता है, उनको उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। जैसे इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड बनाने का मतलब क्या था, क्योंकि सिंपल सी बात है मसल का काफ़ी लंबे टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करें,
जैसे हमारा जैसे नॉर्मल एक्शन नर्व में जो मसल पोटेंशियल चलता है, तो उसमें क्या है कि आज नर्व अचानक आता है, पोटेंशियल जनरेट होगा, अचानक बंद हो जाता है, वो किसी बंदे को ट्रांसमिट करना है, वो हार्ट की किस वजह से वो ट्रांसमिशन तो करना नहीं, कोऑर्डिनेट करना है, तो इसीलिए क्या है कि वो उसको काफ़ी लंबा करते हैं, ताकि क्या है कि इसका मेन उद्देश्य रहता है कि मसल्स काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करती रहे। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा लंबा सा मसल लंबा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा वो ब्लड पंप करेंगे। ये चीज़ है, तो जितना लंबा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा पंप होगा, और पंप हमें चाहिए ज़्यादा ब्लड को। उसके अलावा मेन चीज़ बात उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल का रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, वो अलग अलग होता है, क्योंकि एट्रिया का 0.15 के आसपास होता है, जबकि वेंट्रिकल का 0.25 से 0.3 के बीच में होता है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि एट्रिया को पंप क्या करना है, तो एट्रिया को ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल तक ही तो पंप करना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सिंपल सी बात है एट्रिया सीधे पैर में चला गया खून। तो सिंपल सी बात है, उनको ज़्यादा काम तो करना नहीं होता है उनको, क्योंकि वेंट्रिकल को तो बहुत ज़्यादा काम करना होता है ना, उसमें क्या है क्या नहीं है, पूरे शरीर में ट्रांसमीटर करना है, जैसे राइट वेंट्रिकल से देखो तो पूरे परमानेंट को ट्रांसमीटर करना है, इसलिए उनको लंबे टाइम में कॉन्टैक्ट करना जरूरी रहता है। इसलिए क्या है कि एक तरीके से हमारे वेंट्रिकल का रिफ्रैक्टिव पीरियड है तो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो वेंट्रिकल का रिफ्रैक्टिव पीरियड है कंपेरेटिवली क्या होता है, इस तरीके से कम होता है। ये टर्मिनोलॉजी भी कुछ आ जाती है, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आ जाती है, जो कि बिल्कुल लास्ट की स्टेज में देखने को मिलती है, जब वो पूरा ग्राफ लौट रहा होता है, जिसमें क्या बोलते हैं जैसे नेगेटिव लेवल पे तो आ गया होता है, लेकिन उस लेवल जो थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुंचा होता है, तो उसमें क्या होता है इस तरीके से जो हमारा हम सिंपल सी बात है, हम बहुत ज़्यादा यदि हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डालेंगे तब वो इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। उसमें तो हम कितना भी इम्पल्स डाल लें बाहर से, कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा हमको, लेकिन उसमें क्या है कि हम थोड़े बहुत इम्पल्स जो ठीक ठाक मात्रा में डाल देंगे, अच्छी खासी मात्रा में, तो हमको देखने को मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। ये रिलेटिव लिख रहे हैं जानने के लिए, और कुछ नहीं है। उसके अलावा मेन चीज़ है कि आपको मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके अलावा कैल्शियम चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है कैल्शियम जरूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इसमें टी टाइप वो कैल्शियम चैनल होते हैं जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, और उसको जो बाहर पंप करने का जो काम होता है वो कैल्शियम सोडियम पंप करता है, जिसके बारे में डिजॉक्सिन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इसमें फिर उसके अलावा बगल में पोटेशियम और सोडियम पंप भी होता है, उसको इनहिबिट करता है, जैसे इनडायरेक्टली कैल्शियम और क्या कहते हैं हमारा कैल्शियम सोडियम पंप इनहिबिट होता है, तो वो एक बारे में बात होती है। तो डीप कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा, या सिंपल डीपोलाइजेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो सिंपल मसल जाती है, और जब भी मसल रिलैक्स करती है तो हमारा कैल्शियम होता है वो बढ़ जाता है। डीपोलाइजेशन का रिलेशन नहीं है इसका मेन रिलेशन मैं बता रहा हूँ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो जो कि सिंपल ज़्यादा सब जगह होती है, ऐसी बात नहीं कि नॉर्मल मसल में नहीं होती। पर एक बहुत ही एकदम, इसको मैं कह रहा हूँ इसको भी आप नोट रख के ले लीजिए, मैं 4 पॉइंट नोट करवाए थे, इसको भी आप नोट रख लीजिए। वो आता है हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जो इंक्रीज इन मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बराबर इक्वल टू होती है लेंथ के बराबर। ये तो ये है एक तरीके से, अब लेंथ से क्या हो जाता है, तो लेंथ का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, आपके पास ज़्यादा पानी आया तो उसको भूखने के लिए ज़्यादा वाली, अब जितनी ज़्यादा हवा लूँगा उतनी ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी मुझे, ये चीज़ है ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में क्या है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ऑफ लेंथ, यानी कि सिस्टोली जो प्री लोड होता है तरीके से, क्योंकि इस तरीके से दो चीज़ें आती है, जैसे ब्लड हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड, तो हमें से क्या दिक्कत आ सकती है, एक तो उसके बाद ब्लड है काफ़ी सारा अच्छा, उसको सिंपल सी बात है तो उसको पंप कर रहा है तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि काफ़ी सारा ब्लड भेजना है। एक है कि वो सामने के सामने भेजना है, वो एरिया भी आगे भी तो सही नहीं है ना जहाँ भेज रहा है, सिंपल सी बात है इस तरीके से उसमें भी दिक्कत आएंगी। तब सिंपल सी बात है जब ब्लड जब हमारे हार्ट में आता है बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो उसको क्या पंप करने में क्या कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारी बढ़ेगी, यानी कि सिंपल सी बात जैसे इस तरीके से स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ है, इस तरीके से हार्ट में ब्लड है, वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो सिंपल सी बात है हमारा जो लेंथ है वो इस तरीके से इंक्रीज होगी, ज़्यादा ब्लड आया तो सिंपल सी बात है मसल ज़्यादा चौड़ जाएगी तो ज़्यादा तेज़ी से अंदर जाएगी, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आफ्टर लोड में क्या होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है नॉर्मली ब्लड आया मान के चलो, लेकिन क्या है कि सिंपल सी बात है आगे का रास्ता ही खराब है, आगे की सिंपल सी बात है आगे का रास्ता नैरो हो रखा है, सिंपल सी बात है उसमें क्या होगा एक तरीके से वो इन्वर्स लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है हमारा कोई ऐसा फैक्टर तो है नहीं कि जो इस तरीके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है लेंथ तो इंक्रीज हो नहीं रही, लेकिन क्या है कि उसको आगे जाने में तो दिक्कत आ ही रही है ना, सिंपल सी बात है, तो इसलिए जो उस केस में कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो गिर जाएगी। इसलिए जो क्या होता है हमारा जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ से हमें पता लगता है
कि जो मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो एक तरीके से प्री लोड के तो समानुपाती होती है, यानी कि इधर प्रोपोर्शनल होती है, तो इंग्लिश में कहें तो सिंपल सी बात है, तो हमारे प्रोपोर्शनल होती है एक तरीके से प्री लोड के, लेकिन जो आफ्टर लोड होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन प्री लोड दर्शाता है हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि कितना इतना स्ट्रोक बढ़ने में। आफ्टर लोड दर्शाता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसके बारे में ब्लड प्रेशर प्लान पर तभी बात करूंगा। इस प्रकार हम एक्सप्लेन कर सकते हैं को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। इसलिए जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे कॉन्ट्रैक्टिलिटी या आइनोट्रोपिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बात हो रही है, आइनोट्रोपिक है तो कुछ जगह आइनोट्रोपिक भी लिख सकता है, ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मैं टर्म बता दिया आपको। तो आइनोट्रोपिक जो इफेक्ट होता है वो इस तरीके से आफ्टर लोड के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एंड वो उसके क्या कहते हैं प्री लोड के तरीके से प्रोपोर्शनल होता है तरीके से आइनोट्रोपिक इफेक्ट। उसके अलावा पैरासिम्पेथेटिक में बताऊँ कुछ इसमें, तो इसलिए वो चीज़ होती है कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका हाथ हो जाता है कंट्रोल करने में। हमारी जो उसकी जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई रहती है वो एट्रिया पे रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना, एट्रिया पे रहती है, वेंट्रिकल पे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं रहती, और एट्रिया पे रहता है हमारा एसी नोड। एसी नोड एवी नोड भी रहता है, दोनों ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं हमारे क्या कि कॉन्ट्रैक्ट हार्ट रेट को हटा देते हैं, उनका मेन हाथ रहता है हार्ट पे। देखिए सिंपल सी बात है, उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम है उसका जो मेन कंट्रोल रहता है वो रहता है इस तरीके से हमारी ब्लड वेसल पे। तो इस तरीके से ये चीज़ है, हालांकि इसका मैं पूरा मैं जब ब्लड वेसल या ब्लड प्रेशर के बारे में सुनेंगे तब इसके बारे में बातचीत होगी। उसके अलावा लास्ट हमारा टॉपिक आता है जिसमें आता है कि कार्डियक मसल होती है फटीग नहीं करती है। इसको अभी आप नोट कर सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। ईजी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत है। हाँ देखिए बस 4 मिनट टर्म बताए, इसके अलावा सब चीज़ ईजी बताई हुई, जनरल इंफॉर्मेशन ही दी है। उसके अलावा क्या रहता है कि इसमें क्या रहता है कि कार्डियक मसल फटीग क्यों नहीं करती, तो उसमें क्या रहता है, तो हमारा मैंने बताया था लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड रहता है। अब लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड में कारण बता दिया, तो इससे क्या रहेगा सिंपल सी बात है, मसल लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड जितना लंबा रहेगा उतना दोबारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, मसल का नॉर्मल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से काम कर रही है मसल, तो इसलिए उसमें कोई टिटेनी या स्पाज्म वगैरह तो होगा नहीं कभी भी। सिंपल सी बात है, स्पाज्म कम होता है, काम बना रहे उंगली उंगली घुमा रहा हूँ, अब मैं उंगली जितनी ज़्यादा स्पीड से घुमा सकता हूँ, एक टाइम पे ऐसा है कि उसमें दर्द होने लग जाएगा। अब कार्डियक मसल तो जितनी जैसे यूँ घूम रही है तो उसकी एक स्पीड तो घूमती रहेगी, सिंपल सी बात है। तो इसको कोई अलग से कोई दूसरा फैक्टर तो है नहीं है कोई इसको, सिंपल सी बात है, कोई रिफ्रैक्टिव पीरियड में तो सिंपल सी बात है प्लस हमें कितना भी दे दिया उसको कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, कॉन्टेक्ट तब भी नहीं करने वाली। इसलिए क्या है कि उस फेज में क्या है कि इसलिए मसल का टिटेनस वाली फेज होती है उसमें नहीं जाती, इसमें एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है टिटेनी वाली फेज, टिटेनस वाली फेज, टिटेनस नहीं होता, टिटेनी होता है वो, टिटेनी वाली फेज में एक तरीके से नहीं जाती है तरीके से ये। उसके अलावा क्या करते हैं, क्या है कि जो हमारे जो नर्व सप्लाई रहती है इस तरीके से ब्लड सप्लाई वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहती है, अच्छी खासी सप्लाई रहती है। कोरोनरी आर्टरी के बारे में एनाटॉमी में बात करेंगे इसी से, कोरोनरी सप्लाई आर्टरी सप्लाई होती है वो इतनी अबंडेंट रहती है, सारे पार्ट्स को रहते हैं बड़े, तो इसलिए आर्टरी सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मतलब सिंपल जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आदमी। और उसके अलावा तीसरी चीज़ आती है हमारा जो होता है इसमें एरोबिक साइकिल चलता है इसमें, जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा देते हैं एनारोबिक साइकिल चलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे मसल हुए वहाँ पे रहते हैं, एनारोबिक साइकिल में चेंज हो जाता है सीधे चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी। इसमें क्या है कि खाली एरोबिक साइकिल ही चलता है, एनारोबिक साइकिल नहीं चलता, तो माइटोकॉन्ड्रिया मात्रा अबंडेंट मात्रा में होती है, कोई सिंपल सी बात है आसानी से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है एनएडीएच के अंदर से। एरोबिक साइकिल चलती है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन ही नहीं होता, और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है वो मसल को थकाता है एक तरीके से, सिंपल सी बात है। तो आपको थकाने वाला फैक्टर तो ही नहीं है ना, लैक्टिक एसिडोसिस होता है, लैक्टिक एसिडोसिस तभी तो निकलेगा, मतलब मसल थकती है, सिंपल उसमें पानी निकलता है पसीने के रूप में, तो वो इसमें लैक्टिक एसिड भी तो निकलता है अच्छा खासा, और सिंपल से लैक्टिक एसिड बढ़ी नहीं रहा, सिंपल वो थकाने वाला फैक्टर नहीं चला गया, इसलिए जो एक तरीके से लैक्टिक एसिडोसिस नहीं होता है इसमें तो बिल्कुल भी। एक तो उसके अलावा लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड है, यानी कि स्पाज्म में भी नहीं है कि थकाने वाला फैक्टर हमने हटा दिया, उसको ज़्यादा एक तरीके से उछलने मारने वाला फैक्टर हमने हटा दिया, और उसको हमने भरपेट सप्लाई कर दी एक तरीके से कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, और वो बस इसके कारण हमारी मसल है वो कभी भी थकती नहीं है, कभी भी फटीग में नहीं जाती है हमारी। तो ये एक तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई दीदी कार्डियक मसल्स की। इसके बाद और लेक्चर में इसके बारे में और बात करूंगा, आगे पॉइंट हो गया एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा और उसके बारे में बातचीत की जाएगी।